बच्चों हम हमारी पुस्तिका का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। और इस अध्याय के तहत हमने पूर्व के 2 भागों में जाना कि हमारा देश विविधताओं का देश तो है ही, लेकिन इन विविधताओं के साथ साथ में कुछ ऐसी भिन्नताएं भी हैं जो हमारे समाज में भेदभाव को और असमानता को जन्म देती हैं। वो विभिन्नताएं या वो भिन्नताएं कौन कौन सी हैं, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है, लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, हमारे समाज में धर्म के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, साथ ही कुछ ऐसे लोगों के साथ में भी भेदभाव किया जाता है जो समाज में कम है, यानी कि जिनकी संख्या कम है, जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, और वो लोग भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत हैं, यानी कि विशेष योग्यजन हैं। इन सभी समुदायों के बारे में हमने पूर्व के अध्याय के अंतर्गत जाना। आज का जो हमारा ये भाग है बच्चों, भाग 3, इसमें हम इस अध्याय के तहत ये जानेंगे कि इतनी सारी असमानताएं हैं, इन असमानताओं में जातिगत जो असमानता है यानी कि जो जातिगत भेदभाव है उसका जो रूप है हमारे समाज में वो बहुत अधिक विकृत है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि समानता के लिए जो संघर्ष किए गए हैं हमारे देश में वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से लोगों ने समानता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए, सरकार के ऊपर दबाव डाला और उसके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। साथ ही सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। तो ये सब चीज़ें आज के इस अध्याय के तहत हम जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं हमारे देश में यानी हमारे समाज में ये जो जाति का रूप बना ये किस प्रकार से बना, यानी कि जातियों का निर्माण किस तरीके से हुआ। इसके तहत बच्चों हम ये जानते हैं कि प्राचीन समय से ही लोग अपना अपना कुछ कार्य करते थे, यानी कि व्यवसाय करते थे, आजीविका चलाने के लिए कुछ काम करते थे। तो जिन लोगों में जो योग्यता थी वो उसी कार्य को करने लग जाता था। प्राचीन समय की बात है जब लोग अलग अलग काम करते थे। कुछ लोग पढ़ाने का काम करते थे, कुछ लोग लड़ाई का काम करते थे यानी कि युद्ध करने का कार्य करते थे, शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य करते थे, कुछ लोग लकड़ी से वस्तुएं बनाते थे, कुछ मिट्टी से वस्तुएं बनाते थे, कुछ साफ सफाई का कार्य करते थे, कुछ दूसरों की सेवा करने का कार्य करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में ऐसे कार्य करते थे जो गंदगी से जुड़े हुए थे, यानी कि हमारे आसपास की सफाई करना या फिर लोगों के घरों में जाकर कार्य करना। तो इस तरीके से लोग अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, इसी कार्य को एक जाति का नाम दे दिया गया और यह कार्य जाति बन गई। यानी पहले व्यक्ति की जो पहचान होती थी वो काम से होती थी, यानी कि व्यक्ति जैसा काम करता था उसकी वैसी पहचान होती थी। एक ही घर में बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कार्य को जाति बना दिया और फिर जाति के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ये धीरे धीरे हमारे समाज में जाति की व्यवस्था का निर्माण हुआ। एक बार हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते थे, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि। कुछ कामों को अधिक महत्वपूर्ण व कुछ कामों को कम महत्वपूर्ण माना जाता था, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना। ऐसे काम करने वालों को गंदा व अपवित्र माना जाता था। यह जाति व्यवस्था एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखो ये बात तो हमने कर ली कि कार्य के आधार पर धीरे धीरे जातियों का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो लोग समाज में ऐसा कार्य करते थे जो श्रेष्ठ श्रेणी का माना जाता था, तो वह लोग अपने आप को उच्च जाति का मानने लगे। जो कार्य ऐसे थे जो कि निम्न श्रेणी का माना जाता था, जैसे मान लो गंदगी उठाना है, साफ सफाई करना है या लोगों की सेवा करना है, बाल काटना है, लोगों के कपड़े सीलना है, ऐसे जो कार्य होंगे जो समाज में जिनको छोटा माना जाता है, तो ऐसे छोटे कार्यों को करने वाले लोगों को निम्न श्रेणी की जातियां में बना दिया गया, यानी कि निम्न श्रेणी की जातियां घोषित कर दिया। तो इस तरीके से काम ने ही हमारे समाज में ऊंची और नीची जाति की जो भावना है वो पैदा कर दी। हमने पढ़ा था कि ये रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण हो रहा है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा ही बन गई कि कोई कार्य
श्रेष्ठ है तो उसको करने वाली जातियां भी श्रेष्ठ हो गई, कोई कार्य निम्न है तो उसको करने वाली जातियां निम्न हो गई, नीची जातियां हो गई। और ऐसे लोगों को समाज में अछूत या निम्न श्रेणी का माना जाने लगा। और इस तरीके से बच्चों हमारे जो देश में जाति व्यवस्था का एक रूप बन गया, जो कि बहुत ही विकृत रूप है, बहुत ही गंदा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों के साथ में लगातार भेदभाव हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लोग अगर कार्य निम्न करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अछूत है या उनको छूना पाप है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों के समूहों को एक तरीके की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे होती है। मान लो यहाँ पर हम इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि एक सीढ़ी है। सीढ़ी सभी जानते हो, ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है, उसके अंतर्गत बच्चों ये है कि ये जाति व्यवस्था का ही एक रूप है। इसके तहत इसके अंदर कुछ जातियां जो श्रेष्ठ कार्य करती हैं, श्रेष्ठ कार्य जैसे पढ़ाना कार्य श्रेष्ठ माना जाता है, या कोई भी बड़ा जो कार्य होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे लड़ाई झगड़े के अंतर्गत युद्ध करने के लिए जाना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को ज्ञान देना, ठीक है, इस तरीके से व्यापार करना, ये सभी क्या माना जाता है? श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं। तो इन कार्यों को जो करते थे जो लोग, वो तो क्या हो गए? उच्च श्रेणी के हो गए, यानी कि उच्च जातियों के हो गए। और जो ऐसे लोग थे जो इससे कम महत्व का काम करते थे, वो इससे नीचे वाली श्रेणी में आ गए। इससे कम महत्व का काम करते थे, वो उससे नीचे वाली श्रेणी की जातियां कहलाई। और जो सबसे निम्न जातियां आ गई, जो ऐसे कार्य होते थे जो बिल्कुल निम्न माने जाते थे समाज में। निम्न कौन कौन से कार्य माने जाएंगे? आप सोचो, ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो निम्न माने जा सकते हैं? जैसे नालियों की सफाई करना, घर की सफाई करना, मरे हुए जानवरों को उठा के लेके जाना, ठीक है, या फिर शौचालयों की सफाई करना। ऐसे जो भी गंदगी वाले कार्य थे, उन सबको निम्न माना जाता था। ठीक है, तो ऐसे निम्न माने जाने वाले लोगों की जो जातियां थी, उनको भी कौन सी जाति घोषित कर दिया? निम्न जाति घोषित कर दिया, यानी छोटी जाति। और इस छोटी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया। भेदभाव किस तरीके का? उनको बिल्कुल अछूत माना जाता था। अछूत का मतलब क्या हो गया? जिनको छूना भी पाप होता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था ये लोग गंदा कार्य करते हैं, इसलिए ये भी गंदे हैं, इसलिए इनको छूना पाप है, इनको अपने घर में प्रवेश देना पाप है, इनके साथ में रहना पाप है, इनसे बातचीत करना भी अछूत है, इन लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जाना भी इनके लिए अछूत माना जाता है। यानी कि ये पूरी तरीके से गंदे हैं, इनको किसी भी चीज़ में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इतनी गलत तरीके से रूढ़िबद्ध धारणा उनके दिमाग में बैठ जाती है, और इस तरीके से समाज में एक विकृति आती है, जिसको हम कहते हैं जातिगत व्यवस्था या जातिगत भेदभाव। समझ में आ रहा है? अब बच्चों, इन लोगों ने, यानी कि जो अछूत कहलाते थे या निम्न जाति के कहलाते थे, इन लोगों ने अपनी इस भावना को प्रदर्शित करने के लिए कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ में लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने अपने लिए एक शब्द चुना, और उस शब्द को दलित नाम से जाना गया। दलित का मतलब होता है दबा कुचला, यानी कि इस शब्द के माध्यम से ये सारी जातियां संगठित होकर इन्होंने ये माना कि हम इस शब्द को उपयोग में करेंगे, ताकि लोगों को ये बात पता चले कि हमारे साथ में अछूत नाम से भेदभाव हो रहा है, यानी हम दबे कुचले हुए हैं काफ़ी समय से, पीढ़ियों से। इसलिए इस शब्द का इन्होंने अपने लिए उपयोग में लिया। एक बार यहाँ देख लेते हैं बच्चों, दलित शब्द वह है जो नीची कही जाने वाली जाति लोग अपनी पहचान के रूप में, देखो, अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में रखती है। जितने भी ऐसी जातियां आती हैं, जितने भी ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को दलित कहते हैं, उन सभी लोगों के लिए सरकार ने एक वर्ग बनाया है, और उस वर्ग का नाम है अनुसूचित जाति वर्ग। ऐसे और भी वर्ग बने हुए हैं बच्चों, हमारे संविधान के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा ऐसे वर्ग और भी बनाए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि हमारे समाज में कैसे काम ने जाति का रूप लिया,
और जाति के आधार पर धीरे धीरे भेदभाव किया गया। इसके लिए आप उदाहरण अपने आसपास में देख सकते हैं या अपने विद्यालय में भी देख सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था का रूप प्रचलित नहीं है, हम सभी समान हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं बच्चों जो हमें सामान्य रूप से देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अखबारों के अंदर भी जाति के आधार पर विज्ञापन निकले हुए होते हैं। हम सब लोगों के नाम के पीछे भी अपनी अपनी जाति लगी हुई है। इसका मतलब आज भी समाज में कुछ अल्प मात्रा में जाति व्यवस्था प्रचलित है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर शिक्षा की कमी है, यानी कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर ये जो जाति व्यवस्था है इसका विकराल रूप देखने को मिलता है। वहां पर छोटी जाति माने जाने वाले लोगों के साथ में बहुत ही गलत भेदभाव होता है। ठीक है, अब ये जाति व्यवस्था है बच्चों, ये प्राचीन समय से चली आ रही है, वर्तमान में भी इसका रूप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि इस जाति व्यवस्था के कौन कौन से नियम हमारे समाज में निर्धारित किए गए थे पुराने समय में। अभी भी ऐसे कुछ नियम बरकरार हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं भाई? इसमें हम मुख्य रूप से ये देखते हैं कि जाति प्रथा के जो नियम थे वो निश्चित थे, यानी कि उनको बदला नहीं जा सकता था। एक बार जिस व्यक्ति ने अपनी जाति में जन्म ले लिया, जन्म से ही जाति व्यवस्था उसके साथ लग जाती थी, और जन्म लेने के पश्चात उसको अपनी जाति के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था, यानी कि उसके नियम निश्चित होते थे। उसके बाद में अछूत को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। ये भी एक नियम था कि जो अछूत एक बार अछूत श्रेणी के अंतर्गत आ गया, यानी कि जिसने जन्म ले लिया उस जाति में, उसको वो ही काम करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से काम थे भाई? वो काम थे जैसे कचरा उठाने का, मरे जानवरों को उठाने का, गंदगी साफ करने का। अब इन लोगों को ये काम तो करना ही है, साथ में इनके साथ में और भी नियम जुड़ गए कि इनको इन कामों के करने के अलावा जितने भी पवित्र कार्य हैं, पवित्र कार्य क्या माने जाते थे? जैसे यज्ञ होता था, हवन होता था, कोई पूजा स्थली होती थी, मंदिर होते हैं, यानी इनको पवित्र माना जाता है। शिक्षा का कार्य भी पवित्र माना जाता था। तो ऐसे पवित्र कार्यों को करने के लिए इनको बिल्कुल मनाही थी, यानी कि ये ऐसे पवित्र कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये सही है या गलत है? आपके अनुसार क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे अनुसार बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के कार्य को उसकी पवित्रता से नहीं आंकना चाहिए। सभी लोग कुछ भी कार्य कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके साथ में भेदभाव किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे अछूत माने जाने वाले लोगों के साथ में भेदभाव होता था। उन्हें अपवित्र मानकर गांव के कार्यों में भी भाग नहीं लेने दिया जाता था, यानी कि गांव से बिल्कुल उनको पृथक कर दिया जाता था। उन लोगों को बिल्कुल गांव से बाहर रखा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे भेदभाव के और बहुत सारे शोषण के कार्य हमारे समाज में अछूत जाति के नाम पर किए जाते थे। जैसे ऊंची जाति के घरों में घुसने पर रोक लगा दी जाती थी, गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे वो लोग, मंदिरों में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, स्कूल में भी उनका दाखिला नहीं होता था, यानी कि वो लोग पढ़ने लिखने के लिए भी उन पर पाबंदी होती थी, गांव के निर्णयों में भी उनको भाग नहीं लेने दिया जाता था। तो बच्चों सोचो, अगर ऐसा किसी समाज के व्यक्तियों के साथ में हो रहा है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह चीजें सही थी? बिल्कुल सही नहीं थी। तो इसलिए हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं जो ऐसे सभी कार्यों को अपराध घोषित करते हैं। इसके लिए बच्चों हम ये देखते हैं कि ये जो जातियों का इनका जातियों के आधार पर ये जो भेदभाव किया जा रहा था, इसके आधार पर जो ऊंची जाति वाले लोग थे उनको जो अधिकार प्राप्त थे, यानी कि जो ऊंची जाति माने जाने वाले लोग थे उनको अधिकार तो प्राप्त थे, तो वो अधिकार जो अछूत माने जाने वाले लोग थे उनको नहीं दिए जा रहे थे, उन अवसरों से उनको वंचित किया जा रहा था। तो ऐसा होने पर समाज में क्या आ गया? एक तबका तो उठ गया और एक तबका बिल्कुल जिसका विकास ही नहीं हुआ। इसके लिए आप अगर हम मान लो हमारी कक्षा में इस चीज को उदाहरण लेते हैं, मान लो हमारी कक्षा के आधे बच्चे और आधे बच्चों को अलग अलग बिठा दिया जाए, अलग अलग उनकी कक्षाएं कर दी जाए, एक वर्ग को
बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए, नियमित उनकी क्लासें ली जाए, उनके बैठने की भी अच्छी व्यवस्था हो, उनका यूनिफॉर्म भी अच्छा हो, उनको भोजन भी बहुत अच्छा दिया जाए, उनको अच्छे अच्छे एग्जामों की तैयारी करवाई जाए, बहुत अच्छी किताबें पढ़ाई जाएं, ठीक है। दूसरा वर्ग जो था हमारी कक्षा का, उसको न कोई पढ़ाए, उनको एक कमरे में बिठा दिया जाए, न उनको बैठने की जगह दी जाए, न उनके लिए कोई शिक्षक लगाया जाए, न उनको किताबें दी जाए, ठीक है, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया जाए। तो बताओ बच्चों, दोनों वर्गों में कौन से वर्ग का विकास अधिक होगा? बिल्कुल सही होगा। जिन बच्चों को अवसर दिया गया है, जिन बच्चों को किताबें दी गई हैं, सुविधाएं दी गई हैं, उन बच्चों का विकास हो जाएगा। और जिन बच्चों को कुछ भी प्रदान नहीं किया गया, वो तो विकसित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं, न तो उनको अवसर मिले, न उनको सुविधाएं मिली। तो इस तरीके से ही हमारे समाज में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक वर्ग को लगातार अधिकार मिले, अवसर मिले, सुविधाएं मिली, तो वो वर्ग तो उच्च हो गए, यानी उनका विकास हो गया। जबकि दूसरा वर्ग जिसको अवसरों से भी वंचित रखा गया, अधिकारों से वंचित रखा गया, साथ में उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान नहीं की गई, तो ऐसी जो जातियां थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? अविकसित हो गई, बिल्कुल उनका विकास नहीं हो पाया और वो समाज में बिल्कुल अवरुद्ध हो गई। तो इस तरीके से हमारे समाज का जो पलड़ा है, जो बराबरी का दर्जा है, वो बिल्कुल अलग हो गया, जिनमें असमानता आ गई। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम बच्चों एक उदाहरण देखते हैं जो हमारे देश के एक बहुत ही बड़े नेता के जीवन से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से उनके जीवन पे जातिगत भेदभाव का प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव के कारण उन्होंने जातिगत जो भेदभाव था उसका विरोध किया और उसके उपरांत अपने आप का और अपने समाज का विकास किया। इसके लिए हम ये उदाहरण देखते हैं बच्चों, भारत के एक महान नेता हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है, इनको हम बाबा साहेब भी कहते हैं। बच्चों, ये इनका जो जीवन से संबंधित बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें जाति व्यवस्था का रूप समझा देती हैं। यानी कि ये एक ऐसी जाति के व्यक्ति थे जो निम्न मानी जाती थी, जिसका समाज में जिसको अछूत माना जाता था। इसलिए इन्होंने भी अपने बचपन से ऐसे बहुत सारे भेदभाव सहन किए थे, ऐसी बहुत सारी असमानताएं सहन की थी जिनका प्रभाव इनके जीवन पे पड़ा। और ऐसी ही भेदभाव की घटना इन्होंने लिखी है, जो हमारी पुस्तिका में भी दी हुई है। तो उस घटना का हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। बच्चों, 1901 में जब भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे, उस दौरान वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में गए थे। महाराष्ट्र क्यों गए? क्योंकि कोरेगांव में उनके पिताजी रहते थे। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर अपने भाई के साथ में जब महाराष्ट्र गए, रेलवे स्टेशन पे ये उतरे, तो उतरने के पश्चात इन कोरेगांव जाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए रेलवे स्टेशन पे इन्होंने लोगों से बातचीत की कि भाई हमें कोरेगांव जाना है। देखो, ये जो दोनों बच्चे थे बच्चों, भीमराव अंबेडकर और उनके भाई, ये काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे थे, यानी कि इन्होंने कपड़े भी बहुत अच्छे से पहने हुए थे और इन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ये दिखाई दे रहे थे। और ऐसे लोग उस वक्त ब्राह्मणों के ही दिखाई देते थे, यानी कि ब्राह्मण जाति के जो लोग थे, बच्चे थे, वो बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। तो देखने पर जो भी स्टेशन पे लोग थे, उन्होंने जब इनको देखा तो वो सोचे कि ये क्या है, ब्राह्मण जाति के बच्चे हैं। इसलिए सभी ने बहुत अच्छे से व्यवहार किया। स्टेशन मास्टर ने भी काफ़ी अच्छे से इनसे बातचीत की। वहाँ पर जो भी कर्मचारी थे वो बहुत अच्छे तरीके से इनसे बात कर रहे थे। तभी स्टेशन मास्टर ने ये पूछा कि भाई आप कौन हो? तो अचानक से अंबेडकर जी के मुँह से ये बात निकल गई कि हम तो महार हैं। क्या है? महार। जैसे ही महार नाम का सुना, महार एक जाति होती है बच्चों महाराष्ट्र में, और इस जाति को अछूत माना जाता है। उस वक्त इस जाति के लोगों को छूना भी पाप माना जाता था। जैसे ही अंबेडकर जी ने महार बोला, स्टेशन मास्टर और वहाँ के सभी कर्मचारियों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। जो पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे थे वो बात ही नहीं कर रहे थे, वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहे थे। उन लोगों ने, जब अंबेडकर जी ने कहा कि भाई यहाँ पे ये जो गाड़ी वाहन है इनको बोलिए कि हमें कोरेगांव छोड़ दें, मैं इनको बिल्कुल किराया दे दूंगा, डबल किराया दे दूंगा और भी ज़्यादा पैसे दे दूंगा, लेकिन ये लोग हमें गाड़ी में बिठाकर कोरेगांव छोड़ दे तो अच्छा होगा, क्योंकि शाम हो रही थी। इन लोगों को डर भी लग रहा था जाने का। लेकिन बच्चों, स्टेशन मास्टर ने उनकी कोई हेल्प नहीं की और गाड़ी वालों ने भी उनको गाड़ी में बिठाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उनका ये मानना था कि आप अछूत हो, अगर हमारी गाड़ी में बैठे तो हमारी गाड़ी और हम भी
अछूत हो जाएंगे, हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। और इस तरीके से स्टेशन पे ही उनको रात गुजारनी पड़ी। किनको? अंबेडकर जी को। तो बच्चों ये एक घटना है। सोचो अगर ऐसी घटना हमारे साथ में होती है तो हमें कैसा महसूस होगा? बहुत गंदा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, ऐसे लोगों के प्रति समाज के ऊपर भी गुस्सा आएगा। बिल्कुल अंबेडकर जी के ऊपर भी यही प्रभाव पड़ा, उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये बात ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं इस समाज में से ऐसी बुराई को मिटा कर रहूँगा। और इसीलिए बच्चों उन्होंने ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्य किए अपने जाति के लिए भी, साथ साथ में समाज के बाकी लोगों के लिए भी, जो लोग शोषित थे, जिन लोगों के साथ में बुरा व्यवहार हो रहा था। तो उन सभी वर्गों के लिए अंबेडकर जी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए। तो एक बार हम अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं, क्योंकि इस कहानी के आधार पर हम ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव न केवल दलितों की जो गतिविधियां थी उनसे वंचित रखते हैं, बल्कि उनका आदर और उनका सम्मान से भी उनको वंचित रखते हैं। यानी कि समाज में ऐसे लोगों का न तो आदर किया जाता है, न सम्मान किया जाता है और न ही उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो एक बार बच्चों हम अंबेडकर जी के जीवन का परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि अंबेडकर जी ने किस तरीके से संघर्ष किया और हमारे समाज को उन्होंने कौन कौन सी अच्छे जो कार्य थे वो प्रदान किए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको बाबा साहब भी कहा जाता है। उनका जो जीवन है यानी कि 1851 में तो उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनका देहावसान हुआ था। और उनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि जो हमारा संविधान है यानी हमारी जो कानून की पुस्तिका है, जिसमें हमारे देश के सभी नियमों को, सभी कानूनों को लिखा गया है, जिस पुस्तिका में, उसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, हमारे इस संविधान को निर्माण जो हुआ था, उस निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? बाबा साहेब ने। इसीलिए इनको संविधान का पिता कहा जाता है। यानी कि संविधान निर्माण करने में जो इनका योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था, इसीलिए इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। साथ में बच्चों इनको दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी महार जाति से संबंधित थे, इसलिए इन्होंने दलितों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए, उनको समानता प्रदान करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सरकार का विरोध किया, समाज के उच्च जाति के तबके जो लोग थे उनका विरोध किया, इसलिए इनको दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। और आज भी लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार जाति महाराष्ट्र में बिल्कुल अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास न जमीन भी नहीं थी, उनके बच्चों को काम करना पड़ता था, वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। देखो, महार जाति के लोगों के साथ में इतना अपमान होता था कि उनको बिल्कुल अछूत कह के गांव से बाहर रखा जाता था। उन्हें भी किसी भी तरीके के कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं था। न शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, न पवित्र जगहों पे जाने का अधिकार प्राप्त था, न गांव की किसी भी वस्तुओं को काम में लेने का अधिकार था, न जल वहाँ का ले सकते थे, गांव के अंदर नहीं आ सकते थे। ठीक है, गांव में किसी भी तरीके के कार्यक्रम में वो भाग नहीं ले सकते थे, बिल्कुल उनको गांव से बाहर दखल कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जब उनके साथ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई तो अंबेडकर जी ने ये बात सोची कि मुझे पढ़ना लिखना चाहिए। और अंबेडकर जी ऐसे पहले व्यक्ति थे अपनी जाति के, महार जाति के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। और पढ़ाई भी कहाँ तक? कॉलेज तक जो गए, और साथ में वकील की यानी कि वकालत करने के लिए वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि मुझे अपने समाज का विकास करना है, मुझे भारत के जो देश है इससे जाति नामक जो ये विकृति है, ये जो बीमारी है, इसको ख़त्म करना है। इसलिए ये ऐसे पहले व्यक्ति थे बच्चों अपने जाति के जो इंग्लैंड तक पढ़ाई करने के लिए गए। और उसके बाद में इन्होंने यह बात कही सभी लोगों को कि जो भी दलित हैं उनको शिक्षा के माध्यम से ही अपना विकास करना चाहिए। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने पूरे समाज को उठा सकते हैं और समाज में समानता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी दलितों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी तक
पहुंचाना चाहिए। जब वो सरकारी नौकरी करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, जब उनका आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो समाज में अपने आप धीरे धीरे समानता स्थापित हो जाएगी। ये सब बातें किसने की? अंबेडकर जी ने। किनके लिए? जो भी वर्ग थे, जो शोषित हो रहे थे, जो दलित कहलाते थे, उन वर्गों के लोगों को ये शिक्षा अंबेडकर जी ने दी ताकि जाति व्यवस्था से वो बाहर निकल सके। और दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए भी उन्होंने प्रयास किए। और अंबेडकर जी ने ये नेतृत्व भी किया है कि जितनी भी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि असमानता से ग्रसित थी, जिनके लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, उन सभी घटनाओं के लिए अंबेडकर जी ने लगातार विरोध किया, आंदोलन किए, लोगों को समझाया, साथ में सरकार पर भी दबाव बनाया। इसलिए उनका ये भी मानना था कि हमारे जो हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का ये विकराल रूप है, इसलिए हमारे धर्म में ही परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। और बच्चों, इसी कारण अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, इससे अच्छा है कि ऐसा धर्म अपनाया जाए जिसमें जाति नामक कोई चीज नहीं हो। तो इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि अंबेडकर जी ने कौन सा धर्म अपना लिया, पहले वो किस धर्म के थे। तो बच्चों, ये भी हमें ध्यान रखना है कि पहले वो हिंदू धर्म के थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसे समाज को बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। क्योंकि उस समय, क्यों ये कब की बात है, ये हमारे आज़ादी से पहले की बात है बच्चों। उस समय कुछ ही वर्ग ऐसा था हमारे समाज का जिनको ही अवसर प्राप्त थे, जिनको ही अधिकार प्राप्त थे। इसलिए इनका ये मानना था कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज में सभी की इज्जत हो, सभी लोगों को समानता मिल सके। तो आप सोचिए बच्चों, क्या इनका मानना सही था या गलत था? मेरे अनुसार अंबेडकर जी का मानना बिल्कुल सही था। हमारे समाज में सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में या हमारे विद्यालय में या हमारे गांव में या हमारे शहरों में कुछ व्यक्तियों को तो सारी सुविधाएं, सारे अवसर प्रदान किए जाएं और कुछ लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर या फिर उसकी गरीबी के आधार पर उसको अवसरों से वंचित कर दिया जाए, समानता से वंचित कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे समाज का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। इसके लिए बच्चों हम ये देख सकते हैं कि ये जो समानता के लिए जो संघर्ष हुआ वो किस तरीके से हमारे समाज में हुआ, यानी कि किस तरीके से जो वर्ग थे, जो शोषित वर्ग थे, उन्होंने क्या क्या प्रयास की। शोषित वर्ग के अंतर्गत हमने कौन कौन से वर्गों की बात की थी बच्चों? हमने बात की थी जाति वर्ग की, लिंग के आधार पर महिलाओं वर्ग की, हमने बात की थी अल्पसंख्यक के आधार पर धर्म, जो विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं उनकी। साथ में हमने ये भी चर्चा की थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। कुछ ऐसे वनवासी और आदिवासी हैं, उनके संसाधनों को भी जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने छीन लिया है। तो ऐसे सभी लोगों ने जो कि शोषित थे, उन्होंने हमारे देश में आंदोलन किया, विरोध किया सरकार का, ऐसे ताकतवर समूहों का। तो वो विरोध क्या किया बच्चों? दलितों ने तो संगठित होकर जो भी गलत रूढ़ी धारणाएं हमारे समाज में चली आ रही थी, शिक्षा न प्राप्त करने की, अछूत कहलाने की, किसी भी गांव के या शहर के कार्यों में दखल न देने की, जितनी भी रूढ़िबद्ध धारणाएं थी उनको तोड़ने का उनके लिए विरोध किया। ठीक है, महिलाओं ने किस चीज का विरोध किया? क्योंकि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था, उनको शिक्षा प्राप्ति की इजाजत नहीं थी, तो महिलाओं ने शिक्षा के प्रयास के लिए, यानी कि हमें भी शिक्षा दी जानी चाहिए, हमें भी नौकरी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, उसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं। जो जनजाति जो लोग थे, जो वनवासी थे, वनों में रहते थे, उन्होंने अपने संसाधनों को प्राप्त करने के लिए विरोध किया। साथ में जो किसान थे और जो गरीब लोग थे, उन्होंने किस चीज़ के लिए विरोध किया कि जो जमींदार लोग हैं वो लगातार उनको शोषित कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों, आज़ादी से पहले किसानों के ऊपर जमींदारों का अधिकार हुआ करते थे। जमींदार ही किसानों से जितना भी उत्पादन करते थे खेती में, वो सब छीन लिया करते थे ब्याज के नाम पर, क्योंकि वो उनको उधारी दिया करते थे पैसे। तो इस तरीके से जमींदार बहुत ताकतवर लोग थे और वो लगातार गरीब लोगों का, किसानों का शोषण कर रहे थे। तो ये सभी लोगों ने मिलकर एक साथ संगठित होकर
विरोध किया, आंदोलन किया, जिससे धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन हुआ। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान बनाने वालों ने ये बात देख ली कि हमारे समाज में किस तरीके से भेदभाव है, तो उन्होंने ऐसे नियमों का निर्माण किया जिससे हमारे समाज में क्या हो, समानता हो, और ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया, ऐसे लोगों को अपराधी घोषित किया जो कि ऐसा भेदभाव करते हैं। तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे समाज में संविधान का जो निर्माण हुआ उस संविधान में समानता के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए 1947 के बाद एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज की असमानताओं पर विचार किया। संविधान लिखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन असमानताओं से ग्रसित थे, यानी कि उनको अनुभव था। जैसे भीमराव अंबेडकर जी भी अपने जीवन में काफ़ी असमानताओं से जूझ चुके थे, तो उनको इन सब चीज़ों का पता था कि समाज में बहुत सारे भेदभाव हैं। इसलिए ऐसे सभी भेदभावों पर बहुत सारे क्या बनाए गए, नियम बनाए गए। अतः संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखे जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को संविधान का अहम मूल्य माना गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान का जो मुख्य लक्ष्य है और मुख्य मूल्य है वो क्या है, समानता स्थापित करना। जब भी बच्चों आप कोई भी कानून पढ़ोगे उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि हमारे समाज में समानता का पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी कि किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। इसके लिए कौन कौन सी चीजें प्रचलित है, संविधान में समानता का मूल्य हम सभी लोगों को एक भारतीय के रूप में जोड़ता है, यानी कि हम सभी लोग एक भारतीय हैं, न कि किसी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यक्ति है, न कोई धर्म से संबंधित, न जाति के संबंधित, बल्कि हम सभी लोग भारतीय हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात हमारे संविधान में लिखी गई कि प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार और समान अवसर का प्राप्त होना उसके लिए जरूरी है, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, स्पर्श करना, किसी को छूना, ये गलत माना जाता था, यानी कि अछूत माना जाता था, इसको बोलते हैं अस्पृश्यता। ठीक है, तो ऐसी अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत किया गया। ऐसे व्यक्ति जो ये छुआछूत बढ़ाते हैं या अस्पृश्यता को जन्म देते हैं उन लोगों को अपराधी माना गया हमारे संविधान में, और ऐसे लोगों के ऊपर विशेष कार्रवाई की गई है और विशेष दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसी भी हमारे समाज में अगर आपको कोई घटना नजर आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप अछूत हो, आप निम्न जाति के हो, तो ये एक अपराधी माना जा सकता है और उस पर दंड लगाया जा सकता है, उसको सजा हो सकती है। ठीक है, लोगों को अपने पसंद का काम और व्यवसाय करने की भी बिल्कुल छूट दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि आप किसी भी जाति के हो, कोई भी कार्य कर सकते हो, इसमें आपको कोई किसी तरीके की रुकावट नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले अपनी जाति के व्यक्ति को अपना जाति में जो काम किया जा रहा है वो ही करना होता था, दूसरी जाति के कार्य को वो नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे संविधान में ये छूट दे दी गई, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करना भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। विविधता किससे संबंधित, हमारे पूरे देश में जो भी बातें हैं जो अलग अलग हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए बच्चों हम ये देख सकते हैं कि हमारे संविधान का जो मुख्य पृष्ठ है भारत के संविधान को, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। जैसे आप निबंध लिखते हो ना, सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हो कि इसमें पूरी क्या क्या चीजें हैं, तो इस प्रस्तावना में भी बच्चों वो मुख्य बातें लिखी हुई हैं हमारे संविधान की, जो पूरे संविधान में लिखी हुई हैं, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हमारे संविधान के इस पहले पेज में, पहले पृष्ठ में लिखे हुए हैं, जिसे हम भारत के संविधान की उद्देशिका भी कह सकते हैं या भारत के संविधान की प्रस्तावना भी कह सकते हैं। आप बच्चों जब भी अपनी कोई किताब निकालोगे, उसके पीछे वाला जो पृष्ठ देखोगे, उस पृष्ठ में आपको ये लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो आपको इसको एक बार पढ़ना है, पढ़ के इसमें वो शब्द देखने हैं कि जिनमें समानता दिखाई देती हो। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जो हमारे देश के लिए निर्धारित किए गए हैं इस संविधान में। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आप भी अपनी किताब में देख के इसको पढ़िएगा जरूर। भारतीय संविधान की उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, देखो लिखा हुआ है समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि समाज में या पैसे के आधार पर या राजनीति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, न्याय प्रदान करने, साथ में विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से धर्म मान सकता है, विचार बता सकता है, कोई उपासना कर सकता है, ये स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी को अवसर समान होंगे प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ये जो प्रस्तावना है ये कब लिखी गई, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारा संविधान बन गया था, बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन ये लिखी हुई थी। को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान निर्माण के करने वाले जो लोग थे उन्होंने ये प्रस्तावना बनाई और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है, तो इस आधार पर हम निष्कर्ष तौर पर ये कह सकते हैं बच्चों कि हमने इस पूरे अध्याय के तहत ये तो जान लिया कि हमारे देश में बहुत सारे जो असमानताएं की गई, बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं, इनके लिए संविधान भी प्रयासरत है, सरकार भी बहुत सारे कार्य करती है। तो सरकार की इसमें क्या क्या जिम्मेदारी होती है भाई? इसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग रह गए समुदायों को इस समानता के अधिकार का फायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। कोई एक भाषा, धर्म, व्यवहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए, अतः सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। सरकार के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई योजना बनाने में, नीति बनाने में, कानून बनाने में सरकार समानता बरतेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उन्हें ये छूट दी गई है। ठीक है, तो ये हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। संविधान इसके लिए सरकार पर भी दबाव डालता है। बच्चों अब आप ये बताइए, संविधान बना दिया, कानून बना दिए, सरकार भी कार्य कर रही है, लेकिन क्या हमारे समाज में आज भी समानता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो असमानता पर आधारित हैं। लड़कियों के साथ में भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर भी अभी भेदभाव हो रहा है, यानी कि हमारे समाज से पूरी तरीके से अस्पृश्यता को, पूरी तरीके से भेदभाव को ख़त्म नहीं किया गया है। और ये कब हो सकता है? जब हम सभी लोग मिलकर इसके लिए प्रयास करें, सभी लोग हम शिक्षा से प्रचार प्रसार करें कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों का समान भागीदारी है, सभी लोगों का समान इज्जत के भागीदार हैं, सम्मान दिया जाना चाहिए, उन्हें अवसर दिए जाने चाहिए और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे दिमाग में रूढ़िबद्ध धारणा नहीं लानी है, पूर्वाग्रह नहीं लाने हैं। तो निष्कर्ष तौर पे हम ये बात कह सकते हैं कि हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, उनके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। जब भी आपको हमें या समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें असमानता दृष्टित होती है तो हमें विरोध जरूर करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए और ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए जो कि समाज में भेदभाव के माध्यम से फूट डालते हैं, बंटवारा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा अध्याय है बच्चों ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले भाग में इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।